ऑप्शन सी हाँ करेक्ट, ऑप्शन सी तो करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? सर ये रहा तुम्हारा मतलब करंट का इक्वेशन दिया है। अच्छा, वोल्टेज का इक्वेशन थोड़ा अलग दिया है ना। कॉस में दिया है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और E इक्वल टू टी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे होना चाहिए था। तो इसकी वैल्यू तो 1 इंटू साइन ओमेगा टी है, यानी पीक वैल्यू आपकी आई नॉट हो गई। और इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको तो कॉस ओमेगा टी है ना, कॉस ओमेगा टी के लिए क्या किया जाए? 100 क्या साइन लिख सकते ओमेगा टी हैं? साइन पाई बाई टू ओमेगा माइनस 90 डिग्री क्या लिख सकते ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री नहीं है सर? हैं? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। हाँ ठीक है, राइट। तो आपका ई नॉट से कंपेयर कर लो, ई नॉट हो गया ये, आई नॉट की वैल्यू ये हो गई, ई नॉट की वैल्यू 100 हो गई। आपको निकालना क्या है? आरएमएस करंट, आरएमएस करंट में निकल जाएगा, आरएमएस करंट तो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस भी पता चल जाएगा। क्या पता करना है? आरएमएस करंट ही ना चाहिए, तो आई आर एम एस वन इक्वल बाय टू रूट आई टू नॉट बाई रूट टू, 1/√2 हो गया। ऑप्शन बी हो गया ना। हाँ लेकिन इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोई, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी हमको। ठीक है, इसी से काम चल जाता है, एक क्वेश्चन से काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो अगर दे दो। सर 1/2 आ रहा है। 1/2, 1/2 करेक्ट आंसर है, राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अप्रॉक्स 75 ऐसा कुछ आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 75। ये बी दूसरा वाला। अच्छा, ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 100 आ रहा है। 100 आ रहा, हाँ कुछ ऑप्शन बी ना, यस, हाँ सर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तीसरा वाला आ रहा है। अच्छी तो 2/5 आ रही है। ऑप्शन थर्ड,
5/2 लास्ट। सबसे पहली बात तो इसमें क्या बोल रहा है, दोनों वोल्टेज के साइनसॉइडल सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो जो पहले की होगी वही दूसरे की होगी। फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से लेकर ये ग्राफ कुछ ऐसा भी जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 1.0 होगा ना इस जगह, क्योंकि यहाँ 0.2 हो रहा है, यहाँ 0.4 हो रहा है, 0.6 यहाँ है, 0.6, 0.2 यहाँ, 0.8 यहाँ होना चाहिए, 0.8 यहाँ होगा, ये हाफ हो गया, ये हाफ हुआ, ये हाफ और ये हाफ और ये हाफ। तो यहाँ 1.0 यहाँ होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 हाफ मिलके 1 सेकंड बना रहे हैं। क्यों? राइट, 5 हाफ का मतलब 5/2, राइट। 5/2 हर्ट्स हुआ फ्रीक्वेंसी, हुई कि नहीं? मीन्स 2.5 हर्ट्स हुआ, करेक्ट है कि डाउट है? नहीं। तो अगर फ्रीक्वेंसी 2.5 तो बी सी डी में से कुछ भी आंसर हो सकता है, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता ना, ठीक है। नहीं। अब इसमें आगे कौन है पीछे कौन है, पहले ये देख लो। एन पीछे है, ये डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ग्राफ है वो एन का है, और स्मूथ जो लाइन है वो एन की है। तो एन आगे चल रहा है कि एन आगे चल रहा है? एन। हाँ, यही तो गड़बड़ हो गई, यही तो गड़बड़ हो गई। ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो, ये मान लेते, ये एक ग्राफ है, ठीक है, करेक्ट। t=0 पे यहाँ पर है, t=0 पे ग्राफ यहाँ, t=π/, मतलब θ=π/2 पे यहाँ पर ग्राफ पीक पे है ना, राइट। अगर ग्राफ आपका पीक से ही स्टार्ट हो रहा है, पीक से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0 जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो पीक से स्टार्ट होने का मतलब है कि ये ग्राफ आगे चल रहा है, राइट। लॉजिक समझ में आया? और कोई ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, पीक से, मान लो पीक से स्टार्ट हो रहा है, वैसे जा रहा है, इसका मतलब है इसका पीक आने में थोड़ा टाइम लगा ना। इसका पीक, मान लो रेड वाले पार्ट आते हैं पहले, फिर से इसका पीक आया यहाँ पे, ठीक है, पीक इसका यहाँ पे कहीं आया रेड वाले का, जबकि येलो वाले का पीक थोड़ा पहले आया, राइट। और जो पिंक वाले का पीक तो शुरू में ही आ गया। इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, करेक्ट। तो पहला ग्राफ जो है वो सबसे आगे चल रहा है, और रेड वाला ग्राफ जो है वो सबसे पीछे चल रहा है। ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है ना, तब 0 पे आ रहा है यहाँ पर रेड वाला, देखो। उसके बाद फिर वो पीक बना रहा, बाद में पीक बना रहा। सबसे पहले पीक कौन बना रहा? सबसे पहले पीक पहला वाला ग्राफ है। डिफरेंस समझ में आया? पहला वाला ग्राफ जो है वो सबसे पहले पीक बना रहा है, उसके बाद पिंक वाला ग्राफ सबसे पहले पीक बना रहा है, येलो वाला ग्राफ आपका उसके बाद पीक बना रहा है, और रेड वाला ग्राफ लास्ट में पीक बना रहा है। इसका मतलब है रेड वाला ग्राफ आपका सबसे पीछे चल रहा है, ठीक है। याद रहेगा कि डाउट? तो अब इसमें इन m और n में कौन आगे चल रहा है? तो आंसर है m आगे चल रहा है, n पीछे चल रहा है। m जो है वो लीड कर रहा है, ठीक है, by π/2, राइट।
और n जो है वो लैग कर रहा है बाई पाई बाई 2, लैग कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यहां लिख रहा है फेज लीड ऑफ n ओवर n। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा लाइन सही है? पहली बात तो पाई बाई 2 का डिफरेंस है दोनों में। m लीड कर रहा है, n लैग कर रहा है, n पीछे है, n जो है वो पीछे है और n आगे ग्राफ। तो अब इसको स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे जस्टिफाई किया जाए बताओ भाई? सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखा होता तो बोल देते भाई कि m इज लीडिंग, n इज लैगिंग बाई पाई बाई 2। तो इस स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट तो उल्टा बोल रहा है कि लीड ऑफ n ओवर n इन रेडियन, लीड ऑफ n के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, जबकि लीड तो n कर नहीं रहा। तो आप अगर आपका लीड ऑफ, अगर ये स्टेटमेंट रहता फेज लीड ऑफ n ओवर n इन रेडियन, तो आंसर इसका होता प्लस p पाई बाई 2, क्योंकि ये लीड कर रहा है भाई, कौन लीड कर रहा है? n लीड कर रहा है और n लैग कर रहा है। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट में, लीड ऑफ n ओवर n, तो आपका माइनस पाई बाई 2 होगा ना रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में। बात समझ आई? सीधे सीधे स्टेटमेंट होता कि n इज लीडिंग ओवर n इन बाई पाई बाई प्लस पाई बाई 2, तो ये सीधा सीधा स्टेटमेंट हो जाता। अब ये उल्टे कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि n कितना लीड कर रहा है ओवर n, तो n तो लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, तो आप बोल दोगे माइनस पाई बाई 2, यानी ऑप्शन बी वाला, ये वाला सही हो जाएगा। अगर सीधा सीधा कहता तो सी वाला ऑप्शन सही होता। डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर सीधा सीधा पूछता तो जो तुम्हारा आंसर था वही सही था, लेकिन ये पूछ रहा उल्टा पकड़ के काम। ठीक है, जैसे एक बच्चा n है, वो आगे दौड़ रहा है और n पीछे दौड़ रहा है, तो सीधा सीधा कहा जाए कि n कितना आगे है n से, तो बोलोगे कि भाई पाई बाई 2 आगे चल रहा है। ठीक है, और उल्टा पूछ दिया जाए कि n कितना आगे है m से, तो n तो आगे है नहीं, n तो पीछे है, तो आप क्या बोलोगे फिर? तो आप बोलोगे n इज लीडिंग बाई माइनस पाई बाई 2, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। लॉजिक समझ आया डिफरेंस दोनों का? ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गई हम लोगों ने जो नॉर्मल क्वेश्चन करने थे, हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी सर्किट्स की। देखो, सबसे पहले तो जो एसी सर्किट्स हैं, ठीक है, उसमें टोटल आपके 7 सर्किट हमको पढ़ने हैं। पहला है प्योर रजिस्टर सर्किट, ठीक है। दूसरा आपका है प्योर इंडक्टर सर्किट। तीसरा है प्योर कैपेसिटर सर्किट। उसके बाद हमको करना है आरएल सर्किट। देन फिफ्थ है आपका आरसी सर्किट, सिक्स है आपका एलसी सर्किट, और आपका लास्ट है 7th है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, मतलब जिस सर्किट में, एसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा हो उसको प्योर रजिस्टर कहते हैं। ऐसे सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हो, ठीक है, एसी सर्किट में, तो उसको प्योर इंडक्टर सर्किट कहते हैं। जिसमें सिर्फ प्योर मीन्स कैपेसिटर लगा हो उसको प्योर कैपेसिटर सर्किट कहते हैं।
ठीक है। इसमें अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा हो तो आप उसको आरएल सर्किट कहते हो, रजिस्टर और कैपेसिटर लगा है तो आपका आरसी सर्किट है, और इंडक्टर और कैपेसिटर लगा है तो एलसी सर्किट, और एलसीआर तीनों लगा है सर्किट में तो वो एलसीआर सर्किट। अब इसमें आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। इन सातों सर्किट की 7 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी? पहला तो डायग्राम, ठीक है, सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए, प्लस वोल्टेज, तीसरा करंट, वोल्टेज का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू करंट, उसके बाद आपका है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, छठा है आपका फेजर डायग्राम, और सातवां आपका वेव डायग्राम। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ने हैं इन 7 सर्किट्स, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी छोटा छोटा डेरिवेशन होगा, ठीक है। और ये सातों कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद इस पे आप न्यूमेरिकल बहुत आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्योर रेजिस्टर सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम में क्या होगा, सबसे पहले आपको बनाना है रजिस्टर और उसके बाद एसी का सोर्स, ठीक है। रजिस्टर आपने लगा दिया, ये एसी का सोर्स आपने लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज का इक्वेशन। वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है? वोल्टेज का इक्वेशन होगा आपका V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है। ये इक्वेशन कहां से आया, याद है? ये इक्वेशन हमारा कहां से आया, याद करो। EMI में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉइल आपने लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल ले लो, राइट, और उसको आप इसके एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अलॉन्ग घुमाओगे तो PQRS इसमें फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। जो फ्लक्स में चेंजेस, फ्लक्स की जो वेरिएशन होती है वो किस फॉर्मूले से डिफाइन होती है? वो होती है ∅ NBA cos थीटा, और थीटा = ωt होता है। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो थीटा = ωt, तो फ्लक्स NBA cos ωt। और फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसको आप डिफरेंशिएट करो, E = -d∅B/dt। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, ध्यान रखना। इस कॉइल में, PQRS कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं, इसीलिए यहाँ पर n आया है। अगर सिंगल कॉइल होता तो 1 होता n की जगह, करेक्ट। और इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा EMF की वैल्यू? अगर सॉल्व करोगे इसको तो ये वैल्यू आएगी NBA ओमेगा sin ωt, और ये वैल्यू जो है इसी को E0 बोलते हैं, E0 sin ωt, यानी पीक वैल्यू ऑफ EMF। अब इसको हमने वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया है, V लिख रहे हैं इसको, EMF को, करेक्ट है, क्लियर, ठीक। तो पीक वैल्यू क्या हो गई? E0 की वैल्यू हो गई
टी नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, और ये आपका जो वैल्यू है ना एन बी ए, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स, एन बी ए इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स, और एन बी ए ओमेगा क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट। ये हम लोग ईएमएफ वाले चैप्टर में ही, राइट, ईएमआई वाले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं, याद है ना। ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और उसको मैंने याद भी दिलाया था कि इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर में, इसी वाले चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो ईएमएफ का इक्वेशन है ये तो हो गया। अब करंट का इक्वेशन क्या होगा, क्या करना, इस इक्वेशन में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप इस इक्वेशन में अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका फाइनली हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये वोल्टेज का जो ओमेगा टी है ये वोल्टेज का फेज है, और ये ओमेगा टी करंट का फेज है एट एनी टाइम टी। ये क्या है, फेज एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे ये करंट का फेज है। सिमिलरली ये भी आपका फेज वोल्टेज का है, फेज ऑफ वोल्टेज एट एनी टाइम टी। अब दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, और रेजिस्टेंस तो आर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आर है, अपोजिशन टू करंट इसमें क्या होगा, अपोजिशन टू करंट क्या होगा, आर होगा। फिफ्थ क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी बताओ। ये ओमेगा टी को आपने φ1 कंसिडर कर लो, इसको φ1 कंसिडर कर लो, और इसको φ2 कंसिडर कर लो, तो क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस, φ2 माइनस φ1, आप निकालोगे तो 0 आएगा। तो फेज डिफरेंस कितनी होगी, 0 हो गया ना, फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है, डाउट है, क्लियर सर, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई फेज डिफरेंस की। इसके बाद आती है वेव फेजर डायग्राम, छठा पॉइंट है फेजर डायग्राम। राइट, फेजर डायग्राम में क्या होगा, आपने ऐसे ये बना दिया मैंने, राइट। और फेजर डायग्राम के लिए मैं वोल्टेज के लिए येलो कलर का बना रहा हूँ एरो, ये एरो जो है वोल्टेज का है, राइट। और यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, ठीक है। ये होगा आपका V, राइट, और ये होगा V नॉट, और ये एंगल है ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। ये यहाँ पे था, यहाँ से मूव करके यहाँ गया है वोल्टेज, ठीक है, करेक्ट, क्लियर। अब करंट का क्या बनाएंगे, करंट के लिए मैं रेड कलर का एरो यूज करूंगा, करंट के लिए रेड कलर का एरो। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेम है, तो मैंने उसी के अलाउंग बना दिया, वोल्टेज के अलाउंग, राइट। अब इसका इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये होगा आपका आई, यहाँ से यहाँ तक आई होगा, ठीक है। और इस डिस्टेंस को बोलेंगे आई नॉट, दिस इज आई नॉट, लेंथ ऑफ द एरो इज आई नॉट, और उसका मैंने ये प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ किया है, दैट इज। तो ये जो रेड कलर का एरो है उसका इक्वेशन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका फेजर डायग्राम है, ठीक है, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं वेव डायग्राम, सातवां है वेव डायग्राम, ठीक है। वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए वेव डायग्राम, ठीक है। इसमें येलो कलर का मैं वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं,
ठीक है, ये वोल्टेज का वेव हो गया। P इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? करंट का ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ पीक बनेगा फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर पीक बनेगा फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये रेड वाला इक्वेशन जो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। अच्छा, दोनों का पीक और जीरो एक साथ हो रहा है, देखो जरा, दोनों का वोल्टेज और वोल्टेज का पीक और करंट का पीक एक साथ बन रहा है ना, ग्राफ में देखो, दोनों का पीक एक साथ। ये आई नॉट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बी नॉट है यहाँ से, दोनों जीरो भी हो रहे हैं तो एक साथ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस कितना है? जीरो है, इसलिए दोनों एक साथ उठेंगे, एक साथ नीचे जाएंगे। क्लियर है? डाउट है? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये तो हो गया हमारा प्योर इंडक्टर सर्किट। मैंने क्या बताया, इन 7 सर्किट में, सातों सर्किट का ये 7 कैरेक्टरिस्टिक हमको स्टडी करना है। तो अभी हमने जो पहला प्योर रेजिस्टर सर्किट है उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक देखो। पहले डायग्राम कर लिया, वोल्टेज का इक्वेशन लिख लिया, वोल्टेज का इक्वेशन कहाँ से आया वो हम लोगों ने डिस्कस किया। करंट का इक्वेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस है आपका R, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो करंट का इक्वेशन बन गया। अपोजिशन टू करंट R ही होगा, ठीक है। फेज डिफरेंस जीरो है, क्योंकि वोल्टेज के इक्वेशन में जो फेज की वैल्यू है एट एनी इंस्टेंट उसकी वैल्यू है ओमेगा टी, और करंट की भी किसी एनी इंस्टेंट पे फेज की वैल्यू है ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस जीरो आना है, तो फेज डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमने किया फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम था, ठीक है, राइट। और ये आपका वेव डायग्राम हमने बनाया। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक हमने प्योर रेजिस्टर की डिस्कस किया, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक। अब ऐसा ही हमको बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक